हिंदी की कक्षा में पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। आज हम लोग एक नया पाठ पढ़ेंगे। आज हम लोग कक्षा 9 से पढ़ेंगे चंद्र गहना से लौटती बेर। चंद्र गहना से लौटती बेर जिसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म 1911 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासिन गांव में हुआ था। केदारनाथ अग्रवाल जी बहुत ही महान कवि हैं जिन्होंने इस कविता के माध्यम से गांव की सुंदरता का वर्णन किया है। और केदारनाथ अग्रवाल जी की मृत्यु 2000 ईस्वी में हुई थी। और इस कविता के माध्यम से चंद्र गहना नामक एक गांव की सुंदरता का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से शहर से दूर एकांत में एक निर्जन स्थान पर गांव की सुंदरता देखते ही बनती है। और जहां पर कोई शोर शराबा कुछ भी नहीं है, जहां एकदम शांति का वातावरण है और पेड़ पौधों का यहां पर मानवीकरण किया गया है। पेड़ पौधे को यहां पर मनुष्य के रूप में चित्रित किया गया है, दूल्हा दुल्हन के रूप में प्रयुक्त किया गया है और बहुत सुंदर से एक नायक और नायिका की तरह यहाँ पर उसे प्रदर्शित किया गया है। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं हम लोग चंद्र गहना से लौटती बेर कविता। देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा ठिंगना चना, बांधे मुरैठा शीस पर, छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। यहाँ पर कवि बहुत ही सुंदरता के साथ कहते हैं कि देख आया चंद्र गहना, मैं चंद्र गहना गाँव देख आया और देखता हूँ दृश्य अब मैं। वो कहते हैं कि मैं ये दृश्य देख रहा हूँ उस गांव में, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। वो अकेले खेत की मेड़ पर बैठे हुए हैं और अकेले बैठे हैं और वह इस गांव की सुंदरता को देखते हैं कि एक बीते के बराबर यह हरा ठिंगना चना, अर्थात चना के पौधे का भी उन्होंने मानवीकरण किया है, मनुष्य के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया है कि जो चना का पौधा है वो एक बित्ते के बराबर है। और ऐसा लगता है कि बांधे मुरैठा शीस पर, शीस अर्थात अपने सिर पर वह गुलाबी रंग का पगड़ी बांधे हुए है। मुरैठा, मुरैठा अर्थात पगड़ी बांधे हुए है। छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है और उस चने के पौधे में जो गुलाबी फूल उसके सिर पर है वो उसके पगड़ी के समान दिखाई दे रहा है। और इस प्रकार से देखते हैं कि कवि ने कितनी सहजता से एक चने के जो पौधे को यहाँ पर मनुष्य के रूप में चित्रित किया है और उसके गुलाबी फूल पगड़ी के रूप में यहाँ पर चित्रित किया गया है। पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हटीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको, और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे। यहाँ पर कवि बहुत ही सहजता से यहाँ पर अलसी के पौधों का वर्णन करते हैं कि पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हटीली, अर्थात चने के पौधे के पास में अलसी का पौधा भी उगा हुआ है। और यहाँ पर अलसी को वह नायिका के रूप में चित्रित करते हैं और एक लड़की के रूप में यहाँ पर उसे चित्रित करते हैं कि वह हठीली है, अर्थात वह जिद्दी है, वह देह की पतली है और कमर की लचीली है। एक नायिका के रूप में उसे चित्रित करते हुए उसके देह अर्थात शरीर को यहाँ पर कवि कहते हैं कि उसका देह और शरीर जो है वो पतला है और कमर भी उसकी लचीली है, क्योंकि वह नीचे झुकती और ऊपर उठते रहती है और उसमें बहुत ही लचीलापन है। नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर, और उसमें नीले रंग का फूल खिला हुआ है उसके ऊपर, और ऐसा लगता है कि वह कह रही है कि जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। वह एक नायिका के रूप में खड़ी है अलसी, और ऐसा लग रहा है वो कह रही है कि जो भी उसके सिर पर यह नीले रंग का फूल को छुएगा उसे वह अपना हृदय दान में दे देगी।
अब यहाँ पर कवि कहते हैं और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी। यहाँ कवि कहते हैं कि सरसों की तो बात ही मत पूछो, सरसों तो लगता है कि बहुत ही सयानी हो गई है, बड़ी हो गई है, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। यहाँ पर कवि कहते हैं कि सरसों के जो पीले पीले फूल है वो इतनी खूबसूरती लिए हुए है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वो सबसे सयानी और बड़ी हो गई है और उसके हाथ पीले हो गए हैं और ब्याह के मंडप में वो पधारी हुई है, वो आई हुई है। ऐसा लग रहा है कि उसका विवाह हो रहा है और फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे। चारों तरफ वातावरण में इतनी खुशहाली और इतना अच्छा वातावरण है, ऐसे लग रहा है कि फागुन महीना आ चुका है और ये जो महीना है इसमें फाग गाए जा रहे हैं, वो खुशी के गीत गाए जा रहे हैं जो फागुन महीने में गाए जाते हैं और चारों तरफ का वातावरण हर्षो उल्लास से भरा हुआ है। एक तरफ हरा चना जो है वो अपने माथे पर गुलाबी फूल को पगड़ी के समान सजाए हुए खड़ा है, एक तरफ अलसी का पौधा नीले फूल को अपने सर पर सजाकर खड़ी है और ऐसा कह रही है जैसे उसे जो आकर छुएगा उसे वो अपना हृदय दान में दे देगी। और दूसरी तरफ जो सरसों है वो सरसों पीली पीली चारों ओर फैली हुई है और ऐसा लगता है कि वो ब्याह के मंडप में, शादी के मंडप में पधारी हुई है और जो फागुन का महीना है वो फाग गा रहा है, वो खुशी के गीत गा रहा है। देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अचल हिल रहा है। यहाँ कवि कहते हैं कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि स्वयंवर हो रहा है अर्थात विवाह हो रहा है और प्रकृति का अनुराग अचल हिल रहा है और यहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे हैं सभी प्रेम से परिपूर्ण हैं और चारों तरफ का वातावरण बहुत ही मनोरम दिख रहा है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। यहाँ कवि कहते हैं दूर व्यापारिक नगर में, इस विजन में मतलब इस एकांत में, और दूर व्यापारिक नगर से अर्थात व्यापारिक नगर शहर से दूर एकदम शांत वातावरण है और यहाँ पर प्रेम की प्रिय भूमि है और ये प्रेम से भरी हुई धरती है और यहाँ उपजाऊ है और इसका वातावरण बहुत ही मुग्ध कर देने वाला है। और पैरों के तले है एक पोखर उठ रही इसमें लहरियाँ। और कवि कहते हैं पैरों के तले एक पोखर भी है, एक तालाब भी है जिसमें लहरियाँ उठ रही हैं, लहरें उठ रही हैं। नील तल में जो उगी है घास भूरी ले रही वह भी लहरियाँ। और उस पोखर के नील तल में अर्थात उसकी नीली तल में घास भूरी उगी हुई है और वो भी जल की लहरों के साथ लहरियाँ ले रही है, हिल डुल रही हैं। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आँख को है चकमकाता। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जब सूर्य की किरणें तालाब में पड़ती हैं तो वो इतनी चमक पैदा करती हैं कि कवि की आंखों में एकदम से वो चकाचौंध कर जाती है वो रोशनी और वो चांदी के बड़े गोल खंबे की तरह तालाब में उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है। कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। उस तालाब के किनारे बहुत सारे पत्थर हैं किनारे पे और ऐसा लगता है कि वो चुपचाप वहाँ पर पानी पी रहे हैं उस तालाब से और पता नहीं उन पत्थरों की प्यास कब बुझेगी। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निंद्रा त्यागता है। वहाँ पर चुपचाप बगुला अपनी टांग अर्थात अपने पैरों को जल में पानी में डुबाकर खड़ा है और देखते ही मीन अर्थात मछली, वह जैसे ही मछली को देखता है वो चंचल हो जाता है और वह ध्यान निंद्रा त्यागता है और वह तुरंत अपनी ध्यान जो निंद्रावस्था उसकी होती है वो उसे त्याग देता है और चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। वो तुरंत चट से अर्थात तुरंत से उसे अपने चोंच में दबा लेता है और नीचे गले के डालता है। वो मछली को अपने गले में डालकर निगलता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। यहाँ पर कवि कहते हैं कि एक काले माथे वाली एक चतुर चिड़िया, चालाक चिड़िया अपने सफ़ेद पंखों श्वेत पंखों को झपाटे मारकर वह जल के हृदय में उस पोखर के जल में टूट पड़ती है
और ऐसा लगता है कि वो जल के हृदय में टूट पड़ती है। और एक उजली अर्थात सफ़ेद चटुल मछली, एक सफ़ेद मछली को वह अपनी पीली चोंच में दबाकर दूर गगन में आकाश में उड़ जाती है। और यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ जाना नहीं है। यहाँ कवि कहते हैं कि यहीं से भूमि थोड़ी ऊंची है और जहाँ से रेल की पटरी गई है और ट्रेन का टाइम नहीं है, ट्रेन आने का भी कोई वक्त नहीं है, मैं यहाँ पर स्वच्छंद हूँ, मैं यहाँ पर स्वतंत्र हूँ, मुझे कहीं भी जाना नहीं है। चित्रकूट की अनघड़ चौड़ी कम ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली है। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकता, सुग्गे का स्वर टें 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 सुन पड़ता है। यहाँ कवि कहते हैं कि यहाँ पर चंद्रगहना में चारों ओर वातावरण बहुत ही सुहावना है और यहाँ पर ये जंगली एरिया है, यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, दूर दूर तक यहाँ पर दिशाओं में ये फैली हुई हैं और यहाँ पर बांझ भूमि भी है और इधर उधर रीवा के कांटेदार कुरूप पेड़ भी खड़े हैं। और यहाँ पर इस एकांत को चीरता हुआ एक स्वर सुनाई देता है और वह स्वर है सुग्गा का स्वर, जो कि टें 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 का स्वर यहाँ पर प्रतिध्वनित होता है उस शांत वातावरण में, उस चित्रकूट में, उस जंगल में, उस वन में, उस एकांत जगह में कवि इसे सुनते हैं और उन्हें बहुत ही अच्छा प्रतीत होता है। वनस्थली का हृदय चीरता उठता गिरता सारस का स्वर टिरंटो टिरंटो। और यहाँ पर इस वनस्थली, इस जंगल में, इस निर्जन स्थान पर जो हृदय चीरता है इस वन का, वो सारस का स्वर भी टिरंटो टिरंटो यहाँ पर कवि को सुनाई देता है। मन होता है उड़ जाऊं पर फैलाए सारस के संग। यहाँ कवि कहते हैं कि कवि का भी मन होता है कि वो उस सारस के संग अपने पर को फैलाकर उड़ जाए, जहाँ जुगल जोड़ी रहती है, हरे खेत में सच्ची प्रेम कहानी सुन लो चुप्पे चुप्पे। यहाँ कवि कहते हैं कि मैं सारस के संग उड़ जाऊं और उस खेतों में चला जाऊं जहाँ पर कि जुगल जोड़ियाँ रहती हैं, जहाँ पर कि नायक नायिकाएं रहती हैं और उनकी प्रेम कहानियों को मैं चुपचाप वहाँ पर जाकर सुन लूँ। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग देखते हैं कि इस कविता में कवि ने बहुत ही सहजता से गांव की सुंदरता, खेतों की सुंदरता का वर्णन किया है। किस प्रकार से गांव की सुंदरता हमारा मन मोह लेती है और कवि ने यहाँ पर उसे मनुष्य के रूप में भी चित्रित किया है, नायक नायिका के रूप में चित्रित किया है, दूल्हा दुल्हन के रूप में चित्रित किया है और यहाँ बहुत ही सहजता से इसे हम देख सकते हैं। आशा है बच्चों आप लोग इस कविता का अर्थ समझे होंगे। आप लोग इसे बिना देखे हुए अपनी कॉपी पर इसकी व्याख्या को लिखने का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।